हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का द नॉलेज क्लासरूम के यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए टॉपिक लेकर के आई है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया है। उसके अंतर्गत जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो किस प्रकार से भारत के अंतर्गत जो एक व्यापारी बन करके यहाँ पर आते हैं, लेकिन व्यापारी बनने के साथ साथ वो क्या कर लेते हैं, यहाँ पर लगभग कई वर्षों तक भारत पर शासन करके जाते हैं। ऐसे क्या खासियत रही भारत के अंदर के उनको आकर्षित किया अपने यहाँ पर शासन करने के लिए। तो चलिए जानते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया के बारे में हम आज की इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो इसकी शुरुआत हम देखते हैं। शुरुआत किसने की थी, इसकी जो स्टार्टिंग है वो स्टार्टिंग किसके द्वारा की गई थी? शुरुआत की गई थी अंग्रेजों के द्वारा। अंग्रेजों के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। किसके रूप में? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, यानी कि जिसको हम शॉर्टकट में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लिखेंगे। अब इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी? इसकी स्थापना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना है कब हुई थी? 31 दिसंबर 1600 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। जिसमें कुल साझेदार कितने थे? उसमें जो साझेदार थे उनकी संख्या कितनी थी? उन साझेदारों की जो संख्या थी, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत काम करने वाले थे, या एक ये बोलिए कि एक कंपनी के तहत जो काम करने वाले जो साझेदार थे उनकी संख्या कितनी थी? 217 थे। तो अब जो वो व्यापार करेंगे तो व्यापार के लिए उनको क्या लेना पड़ेगा? अनुमति लेनी पड़ेगी किसी ना किसी की। तो अनुमति वो लेने के लिए किसके पास जाते हैं? जो उस समय ब्रिटेन की महारानी होती है, ब्रिटेन की महारानी जो होती है उससे अनुमति लेने के लिए जाते हैं। और ब्रिटेन की महारानी उस समय कौन थी? महारानी एलिजाबेथ थी। क्या नाम था? एलिजाबेथ था उसका नाम, जो ब्रिटेन की महारानी थी। तो उनसे वो व्यापार करने के लिए जो एकाधिकार प्राप्त कर लेते हैं। एकाधिकार उनको प्राप्त हो जाता है। कितने सालों के लिए प्राप्त हो जाता है? 15 सालों के लिए। 15 सालों के लिए उनको एकाधिकार प्राप्त हो जाता है। लेकिन अब जो ब्रिटेन की महारानी थे उसने उनके सामने, यानी कि इन साझेदारों के सामने, या ये बोलिए ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने एक कंडीशन रखी, एक शर्त रखी। क्या शर्त रखी? कि वो उनको 4 लाख पौंड वार्षिक देंगे। कितना? 4 लाख पौंड। क्या होगा? पर एनम, पर ईयर वो उसको किराए के रूप में देंगे। अब हम इसको एक कहानी के तरह समझते हैं। जो भारत के अंदर अंग्रेज आने के बारे में सोचते हैं तो वो सबसे पहले किसके रूप में सोचते हैं? एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में या एक कंपनी के रूप में सोचते हैं। तो कुछ आदमियों ने इसके बारे में सोचा, तो उन्होंने एक कंपनी बनाई जिसका नाम क्या रख दिया गया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रख दिया गया। तो ये कंपनी कब बनाई गई? 31 दिसंबर 1600 को ये कंपनी बनी, जिसमें कुल साझेदार या कुल आदमी कितने थे? 217 थे। तो जब उन्होंने ये कंपनी तैयार कर ली तो अब उन्होंने सोचा कि हम व्यापार करने के लिए चलने वाले हैं तो हमें उसके लिए अनुमति लेनी होगी। तो उस समय जो ब्रिटेन की महारानी थी जिसका नाम क्या था? महारानी एलिजाबेथ था। तो ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ से उन्होंने एकाधिकार कर ले लिया। एकाधिकार, एकाधिकार का मतलब क्या है? कि वही वहां पर काम कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, जिस एरिया का उन्होंने एक प्रकार से लाइसेंस ले लिया कि इनके अलावा कोई अन्य वहां पर काम नहीं कर सकते। तो उनको काम करने के लिए कितने सालों का लाइसेंस मिल गया या एकाधिकार प्राप्त हो गया? 15 सालों का एकाधिकार प्राप्त हो गया। यानी कि 1600 से लेकर के कब तक? 1615 तक का एकाधिकार उनको प्राप्त हो चुका है।
लेकिन ब्रिटेन की महारानी ने फ्री में तो उनको अनुमति दी नहीं, तो उन्होंने उनके सामने एक कंडीशन रखी, एक शर्त रखी कि आपको 4 लाख पाउंड पर ईयर मुझे देने पड़ेंगे, हमें देने पड़ेंगे, तब जाकर के आप वहां पर एकाधिकार के रूप में कार्य कर सकते हो। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने वो कंडीशन महारानी एलिजाबेथ की मान ली और तब जाकर के व्यापार करने के लिए अपने काम को आगे बढ़ाते हैं। तो तब क्या होता है, कंपनी जो वो तैयार करने वाला था, उन्होंने कंपनी का ढांचा बनाया, कंपनी की जो स्ट्रक्चर है उसका उन्होंने काम करना शुरू कर दिया, यानी कि कंपनी का एक ढांचा तैयार किया। तो इस कंपनी के ढांचे के अंदर जो मालिकों का समूह था, जो मालिक थे, मालिकों का जो समूह था, मालिकों का समूह, उन्होंने नियुक्ति की, किसकी नियुक्ति की, उन्होंने जो अपॉइंटमेंट की है वो किसकी की है, उन्होंने अपॉइंटमेंट की है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की। किसकी? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कि उन्होंने नियुक्ति की। और इनकी संख्या कितनी थी, यानी कि कंपनी का जो ढांचा था, कंपनी को किस प्रकार से तैयार किया गया था, उसमें मालिकों का समूह था जो संख्या में कितने थे, 217 थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने नीचे अपने अधीन नियुक्ति की, नियुक्ति करने पर उनको क्या नाम दिया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का नाम दिया गया, जिसकी संख्या कितनी थी, उनकी संख्या थी 24। यानी कि उन्होंने अपने अधीन 24 व्यक्तियों की और नियुक्ति करने की, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की नियुक्ति कर ली। अब इनका काम क्या था, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था, इसका काम क्या था कि ब्रिटेन में रह करके, ब्रिटेन में रहकर क्या करना, कंपनी को संभालना। किसको संभालना, कंपनी को संभालना, ब्रिटेन में रहकर कंपनी को संभालना इनका काम था। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जिसकी संख्या कितनी थी, 24 थी, उनका काम केवल क्या था, ब्रिटेन में रहना है और कंपनी को संभालना और उसके अधीन ही जो काम है वो करवाना है। तो ये ब्रिटेन में रह करके इन्होंने आगे क्या कर दिया, इन्होंने आगे अपने नीचे गवर्नर नियुक्त कर दिए, यानी कि इन्होंने आगे अपने नीचे क्या कर दिए, गवर्नर नियुक्त कर दिए। अब क्या होने लग रहा है कि एक अपने अधीन, वो अपने अधीन लगातार नियुक्त करते जाने लग रहे हैं। क्या था, मालिकों ने तो क्या किया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की नियुक्ति कर दी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने क्या कर दिया, आगे गवर्नर को, ब्रिटेन में रह करके जो कंपनी को संभालने वाले थे उन्होंने किसकी नियुक्ति कर दी, गवर्नरों की नियुक्ति कर दी। गवर्नरों ने आगे किसकी नियुक्ति कर दी, क्लर्क की नियुक्ति कर दी। यानी कि अब क्या आ गया, एक तो क्लर्क, एक गवर्नर और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर आ गए और ये मालिकों का समूह आ गया। एक तो खुद मालिक हो गए, मालिकों ने डायरेक्टर की नियुक्ति की, डायरेक्टर ने गवर्नर्स की नियुक्ति की, गवर्नर्स ने आगे किसकी नियुक्ति कर दी, क्लर्कों की नियुक्ति कर दी। इस प्रकार से उन्होंने ये एक हायरार्की बना दी, एक पद सोपान तैयार कर दिया, जिसके अनुसार वो मालिक क्या करने लग रहे थे, ब्रिटेन में रह करके भारत के अंतर्गत या जहां कभी उन्होंने क्या लिया था, एकाधिकार प्राप्त किया था, वहां पर वो आसानी से काम कर सके। तो क्या होता है, इसी प्रकार से जब ये स्ट्रक्चर, जब ये क्लर्क नियुक्त हो जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी कब भारत के अंदर पहुंचती है, 1608 में भारत पहुंच जाती है। 1608 में भारत पहुंची ईस्ट इंडिया कंपनी, 1608 में भारत पहुंचती है। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी है जब भारत में पहुंचती है तो यहां पर जहांगीर से, जहांगीर से व्यापार की अनुमति, व्यापार की अनुमति लेना चाहते हैं। और उनसे मिलने के लिए, जहांगीर से मिलने के लिए सबसे पहले जो अंग्रेज व्यक्ति था वो कौन सा था, विलियम हॉकिंस था। विलियम हॉकिंस जो जहांगीर से मिला था, ये पहला व्यक्ति था। तो क्या होता है, जब वो 1608 में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी पहुंचती है तो वो जहांगीर से व्यापार करने की अनुमति लेते हैं। तो अनुमति लेने के लिए कौन अंग्रेज व्यक्ति भारत का
भारत के अंदर जहांगीर से मिलता है उसका नाम क्या है? विलियम हॉकिंस है। अब दोबारा फिर हम उसी बात के ऊपर आते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1600 में स्थापित होती है और 1615 तक उनको व्यापार का एकाधिकार मिलता है। तो व्यापार का एकाधिकार, और वो भारत के अंदर कब पहुंचे हैं? 1608 में पहुंचे हैं। अब उन्होंने क्या सोचा कि जो उनका व्यापार है उसको बढ़ाया जाए, व्यापार का जो टेन्योर है, कार्यकाल है, उसको बढ़ाया जाए। तो क्या हुआ, क्योंकि व्यापार का जो एकाधिकार था वो समाप्त होने वाला था कब? 1615 के अंदर। तो इसी कारण से जो मालिक थे वो किसके पास गए? एलिजाबेथ के पास गए। एलिजाबेथ के पास गए, और एलिजाबेथ के पास गए तो क्या था कि जो 1603 के अंदर जो एलिजाबेथ थी उनकी क्या हो चुकी थी? मृत्यु हो चुकी थी। 1603 में ही एलिजाबेथ की मृत्यु हो चुकी थी, जिन्होंने उसको एकाधिकार दिया था। एलिजाबेथ ने एकाधिकार कब से कब तक का दिया था? 1600 से लेकर के 1615 तक का, यानी 15 साल का एकाधिकार दिया था। अब एलिजाबेथ का एक पुत्र था जिसका नाम क्या था? जेम्स प्रथम था। जेम्स प्रथम। तो अब वो जो मालिक थे वो किससे मिले? महारानी एलिजाबेथ के पुत्र जेम्स प्रथम से मिले, और जेम्स प्रथम ने क्या किया? एक दस्ता तैयार किया, एक ग्रुप बनाया, और उस ग्रुप का जो हेड था उसका नाम क्या था? उस ग्रुप का हेड था टॉमस रो। टॉमस रो। अब वो जहांगीर से दोबारा आकर के मिलता है, दूसरी बार यहां पर कौन मिलता है? टॉमस रो मिलता है। वो किससे मिलता है भारत में आकर के? जहांगीर से मिलता है। जहांगीर से मिलता है और उससे अनुमति लेता है। अनुमति अब वो कितने वर्षों के लिए लेता है? अनुमति मिल गई उसको कब तक? 1650 तक व्यापार करने की। व्यापार करने का जो एकाधिकार था भारत के अंदर, वो जहांगीर से प्राप्त किया। किसने प्राप्त किया? टॉमस रो ने। जो ये दस्ता था, जो किसके द्वारा तैयार किया गया था? एलिजाबेथ का जो पुत्र था जेम्स प्रथम, उसने जो एक दस्ता भेजा था, उस दस्ते का हेड कौन था? टॉमस रो था, जिसने जहांगीर से अनुमति प्राप्त की थी व्यापार के एकाधिकार पर। कब तक प्राप्त कर ली? 1650 तक उन्होंने एकाधिकार प्राप्त कर लिया। जिसके आधार पर क्या हुआ? सूरत में जो पहली आधिकारिक फैक्ट्री लगी थी, यानी कि इसी अनुमति के आधार पर क्या हुआ? सूरत के अंदर, सूरत में पहली आधिकारिक आधिकारिक फैक्ट्री लगी थी। फैक्ट्री लगी। कब लगी थी ये? 11 जनवरी 1613 में। 11 जनवरी 1613 में जो सूरत में पहली फैक्ट्री लगी थी, जो आधिकारिक या एक कानूनी रूप से जिसको मान्यता मिल गई थी, तो वो कब लगी थी? 11 जनवरी 1613 में। तो अंग्रेज भारत के अंदर क्या किया करते थे? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया करते थे। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, कुछ सामान वो लेकर के आते थे और कुछ सामान वो क्या करते थे? एक्सपोर्ट करते थे, लेकर के जाते थे। यानी कि यदि वो बात करें हम, क्या लेकर के आते थे, क्या लेकर के आते थे और क्या लेकर के जाते थे? लेकर जाते थे। तो क्या लेकर के आते थे और क्या लेकर के जाते थे? कॉफी। कॉफी को वो क्या करते थे? भारत के अंदर लेकर के आते थे। उसके बाद क्या? और जो फारसी घोड़े थे, जो सॉरी पारसी घोड़े थे, उनको भी वो भारत में से लेकर आते थे, पारसी घोड़े। उसके बाद लेकर जाते थे, क्या लेकर के जाते थे? सिल्क। उसके बाद और क्या? मसाले थे, कपास यानी कि कॉटन, और उसके बाद गन पाउडर को, जो गन पाउडर है उसको भी वो लेकर के जाते थे।
तो यहां पर जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट अंग्रेज किया करते थे वो क्या लेकर के जाते थे? कॉफी और पारसी घोड़ों को तो लेकर के जाते थे, और क्या लेकर के आते थे? सिल्क, मसाले, कॉटन या गन पाउडर को वो लेकर के जाते थे। तो दोस्तों, आपको हमारी एक छोटी सी वीडियो किस प्रकार की लगी? जल्द मिलते हैं आगे के अन्य टॉपिक के साथ, और आप हमें यह बताइएगा कि ये वीडियो आपको किस प्रकार की लगी। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।